नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसी और मीडिया और आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के सिवान जिले का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोशन करने वाले सक्षम सुजीत पांडे, जिन्होंने नेपाल के काठमांडू में आयोजित 7th स्काई साउथ एशिया चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतकर नया इतिहास रच दिया। सक्षम, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे ये बताइए कि आप गोल्ड मेडल जीतने के गौरवपूर्ण पल को कैसे याद करते हैं? वो पल मेरे लिए बहुत ही खास था क्योंकि मेरा पहला ही मेडल था जो गोल्ड था। और जैसे मेरा मेडल आया मेरे पापा भी वहीं पे थे, तो उन्होंने जो प्यार से पीठ पे थपकी दी थी वो मेरे लिए मतलब बहुत ही इमोशनल है। स्काई साउथ एशिया चैंपियनशिप में आपका यह सफर कैसे शुरू हुआ? देखिए, स्टार्टिंग से मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। मैं जब ऐसे 7th क्लास में गया तो मुझे एक कोच मिले, वो स्कूल में ही थे एज ए पीटीआई टीचर। तो वो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा, उन्हीं के थ्रू मैं गेम में एंटर हुआ। और स्टार्टिंग से मेरा पहले जो खेलते रहता था, तो पहले तो ऐसे एक टाइकोंडो का इवेंट खेला था, तो उसमें मेरा कोई मेडल नहीं आया था। बट मेरे कोच और मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया और इनकरेज किया, तो वैसे मैं खेलने गया तो फर्स्ट मेडल ही मेरा गोल्ड मेडल आया था स्टेट में। उसके बाद नेशनल में गया, वहाँ पे भी गोल्ड मेडल आया था। मतलब यूँ कहे कि कोच जो है वो आपके काबिलियत को पहचान गए थे। कोच मेरे काबिलियत को पहचान गए थे और पेरेंट्स भी, जैसे कि बाकी जैसे होते हैं कि हाँ, मना करते हैं स्पोर्ट्स हमारे में तरफ ऐसे। ये जरूर देखा हाँ, जाता है कि पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो हाँ, इस उम्र जनरली में। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे महान टाइप का था। तो यहाँ पे वैसा नहीं था। यहाँ पे जिस चीज़ का भी मैंने मांग किया है मेरे पेरेंट्स ने पूरा किया है, और कोच तो मेरे लिए गॉड ही है। अच्छा अच्छा। सक्षम, आप ये बताइए कि काठमांडू में आयोजित चैंपियनशिप का पूरा माहौल कैसा था? माहौल वहाँ पे बहुत ही एथलेटिक था। वहाँ पे मतलब जैसे पहुँचते ही वहाँ पे उनका हॉस्पिटैलिटी बढ़िया था नेपाल के लोगों का। और जैसे कि हम लोग वहाँ पे पहले ही पहुँच गए थे, तो एज ए होस्ट हम लोग वहाँ पे पहले पहुँच गए थे, तो वहाँ पे हम लोगों को मतलब एक ऐसा लगा कि हम लोग अपने ग्राउंड पे खेल रहे हैं, वैसे था। और बाकी के जो प्लेयर्स आए थे उनको हमने होस्ट करा था, तो उनका माइंडसेट पे कहीं ना कहीं ऐसा था कि हाँ भाई, हम इनके इलाके में गए हैं खेलने, और हमारे माइंडसेट में तो था ही कि अपना इलाका यहाँ पे जीतना ही है। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप फाइनल मुकाबले में उतरे उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? देखिए, मैच से पहले मेरे पापा ने मुझसे बोला था कि बेस्ट करना है, तो मैंने बोला कि मैं अपना बेस्ट करूँगा। फिर उन्होंने मुझे बोला था कि अपना नहीं, सबका बेस्ट, सबसे बेस्ट देना है। तो मैंने बस उसी बात को दिमाग में रख के और खेलना शुरू किया, और भगवान का नाम लेके जो हुआ वो तो आपके सामने ही है। 7 देशों के खिलाड़ियों के बीच मुकाबला कितना चुनौतीपूर्ण रहा? बाकी के जो देश थे अपार्ट पाकिस्तान, एक्सेप्ट पाकिस्तान, वो थोड़े बहुत ऐसे मतलब ऐसे इजीली हरा दिया था। और जैसे क्रिकेट में है कि पाकिस्तान हमारा राइवल है, सो कॉल्ड राइवल है क्रिकेट में, तो लेकिन वैसे यहाँ पे अच्छे प्लेयर्स थे, उनके तरफ से भी उतरे थे, क्योंकि ये हमारा जो गेम है इंडिजिनस कश्मीर का है। तो उधर कश्मीर पाकिस्तान में भी थोड़ा सा वो, तो उधर पे प्रमोट ज़्यादा है और उधर के प्लेयर्स भी ज़्यादा इस पे फोकस करते हैं, तो वो बढ़िया खेल रहे थे। बस उनको हराना थोड़ा टफ था, लेकिन एज ए हिंदुस्तानी मैंने उनको हराया, और मुझे उसी बात की खुशी है। इस बात पे आप बहुत गर्व हाँ, करते हैं। बहुत गर्व है। सक्षम जी, आप मुझे ये बताइए कि आपके कोच प्रदीप ठाकुर का आपके सफर में सबसे ज्यादा योगदान किस रूप में रहा? एज अ कोच, एज अ मेंटर, उन्होंने जितना मुझे स्पोर्ट्स सिखाया उतना ही मुझे स्पोर्ट्स मैन भी बनाया। क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप सही कोच के साथ जुड़े हो और वो जो आपको बताएगा अपने अकॉर्डिंग, तो आप उसके अकॉर्डिंग ढल जाते हो कहीं ना कहीं। तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही मुझे एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की तरह बनाया, और ना कि ऐसे चीटर या फिर जो भी है। तो उन्होंने एज ए स्पोर्ट्समैन तो जो भी बनाया बनाया, लेकिन एक अच्छा इंसान भी बनाया। कितने घंटे की ट्रेनिंग करते हैं आप, और आपकी फिटनेस रूटीन जो है वो क्या है? क्या अभी भी आप जैसे घर पे होते हैं या फिर कुछ और कर रहे होते हैं, मतलब डेली लाइफ में आप फिटनेस रूटीन को फॉलो करते हैं क्या? नहीं, जनरली वैसे मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं लेता अपने ऊपर। बाकी जैसे कि मेरा प्रैक्टिस शेड्यूल होता है, तो वो मेरे कोच बनाते थे। तो जैसे कि डेली इवनिंग में मेरी प्रैक्टिस चलती थी, मुझे मेरे अंकल लेके जाया करते थे, तो वहाँ पे मैं जाता था और वहाँ पे 3-4 घंटे ऐसे यूजुअल प्रैक्टिस होते थे। बट जैसे कि स्पोर्ट्स पास में आता था, टूर्नामेंट पास में आता था, तो वो कैंप लगता था वहाँ पे। तो हम लोगों को 1-1 महीने 2-2 महीने उस कैंप में रहना पड़ता था।
और वहाँ पे 8-8 घंटे, कभी-कभी 11-11 घंटे प्रैक्टिस चले जाते थे दिन के, क्योंकि वहाँ पे और कोई काम नहीं था, बस हम लोगों को प्रैक्टिस करना होता था। तो वो कहीं न कहीं हम लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता था। आप मुझे ये बताइए कि आपके माता-पिता या फिर आपके गार्जियंस जो भी हैं, उनकी जो है आपकी खेल यात्रा में किस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया था? माता-पिता तो जैसे कि हमारे यहाँ जैसे बिहार में जनरली होता है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, ज़्यादातर बोलते हैं कि पढ़ाई-लिखाई करो या फिर जो भी ऐसे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन हमारे पेरेंट्स वैसे नहीं थे। वो उन्होंने स्टार्टिंग से सपोर्ट किया, मैंने एक बार बोला, वो एक बार में मान गए थे। और मेरा फर्स्ट टाइम मेडल नहीं आया था, तो मैंने जैसे आपको बताया कि उन्होंने कॉल किया था, वहीं पे सपोर्ट किया था। तो मुझे कहीं न कहीं वहीं से एक बात लग गई थी कि मुझे कुछ तो करना है, तो वहीं से मैंने अपना पूरा मेहनत स्टार्ट किया और उसी चीज़ को मैंने अपना मोटिव मान लिया, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में, पूरे इंडिया में बात करें तो वैसे ज़्यादातर बच्चों को खेलने नहीं दिया जाता है, जो भी बोल के। उस बात के लिए मुझे एक बेनिफिट मिला है कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले हैं जो मुझे रोकते नहीं हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। आप बताएं कि आप बीडीएस पब्लिक स्कूल के छात्र हैं और बीडीएस पब्लिक स्कूल में पढ़ाई और खेल दोनों को आप साथ-साथ कैसे मैनेज करते थे? देखिए, जनरली तो पढ़ाई, हमारी क्लासेस चलते थे वहाँ पे, तो मॉर्निंग में क्लासेस चलते थे और इवनिंग में वहाँ पे वही कोच प्रैक्टिस सेशन लगाते थे, तो मैं स्कूल में ही रुक जाता था। वहाँ पे एक्स्ट्रा लंच वगैरह या फिर कभी-कभी मेस में खा लिया करता था, जैसे कि प्रोटीन इंटेक भी पूरा करना रहता था, तो मैं जनरली अपना लेके जाता था और वहाँ पे एक्स्ट्रा खा लिया, फिर शाम को आधे घंटे वहाँ पे ब्रेक मिलते थे, मैं ऐसे चिल होके फिर प्रैक्टिस करने जाता था। 3-4 घंटे डेली के प्रैक्टिस हो जाते थे और उसके बाद घर पे आके थोड़े बहुत सेल्फ स्टडी या फिर रेस्ट जो भी है। राष्ट्रीय मार्शल आर्ट चैंपियनशिप जम्मू में गोल्ड जीतने का अनुभव कैसा था? गोल्ड तो सबसे पहले तो मेरा यहाँ पे स्टेट में मेडल आ चुका था और वहाँ पे जब मैं गया था तो सबसे पहले वो एक हरियाणा का प्लेयर था, तो वैसे तो मेरा ये मेंटेलिटी था कि जैसे कि बचपन में हमारे यहाँ होता है कि भाई हरियाणा और पंजाब के एथलीट बढ़िया होते हैं या फिर जो भी। तो जब मैंने उसे हराया तो मुझे एक अंदर से कॉन्फिडेंस मिला और मेरे कोच उधर मेरे सामने साइड पे खड़े थे और वो उधर से पीछे से कुछ स्ट्रेटेजी या फिर कुछ टेक्निक्स वगैरह बता रहे थे, तो उससे काफ़ी चीज़ से सपोर्ट मिला। और उसके बाद मेडल जब आया तो वो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये मेडल आएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही मैं गया था नेशनल में और फर्स्ट टाइम में जनरली नहीं होता है, बट मेरा आ गया था, तो मैं अपने आप को कहीं ना कहीं लकी भी मानता हूँ और कहीं ना कहीं मुझ पे भगवान का, कोच का, मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद बना रहता है। जैसे कि आपने अब तक 5 गोल्ड मेडल जीते हैं, उनमें से सबसे यादगार कौन सा है? उनमें से सबसे यादगार जैसे कि अभी नेशनल वाला था, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट नेशनल में था, तो वो कहीं ना कहीं एक अलग हिट होता है। वो कहते हैं पहला पहला प्यार, तो वैसे वो मेरा पहला प्यार था। उसके बाद जो भी आया वो इंटरनेशनल इंडिया के लिए मेडल आया, तो ऑफ कोर्स वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। अब आपका अगला लक्ष्य क्या है? एशियन वर्ल्ड चैंपियनशिप या ओलंपिक जैसी प्रतियोगिताएं? जैसे कि अभी इंडिया लेवल पे जो ग्रेटेस्ट प्लेटफॉर्म है मेरे एज कैटेगरी का, जो खेलो इंडिया है, तो उसमें अभी फ़िलहाल मैंने मेडल लाया। अब मुझे इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, तो मैं तो यही सोचूंगा कि मुझे ओलंपिक्स चाहिए, इसलिए मैंने अपना स्लाइड गेम चेंज करा है। तो वो फेंसिंग मैंने अभी ज्वाइन करा है नया नया, तो उसकी प्रैक्टिस मैं अभी दिल्ली में करता हूँ, तो अभी उसमें मुझे फुल टाइम देना है और इंडिया के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड चाहिए मुझे। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि क्या इस सफर में आपको किसी बड़े संघर्ष या मुश्किल का सामना करना पड़ा है? हाँ, एक बार जैसे मैं प्रैक्टिस से वापस आ रहा था तो एक्सीडेंट हो गया था मेरा बाइक से। तो फिलहाल 10 दिन के बाद जैसे मेरा टूर्नामेंट था वहाँ पे स्टेट चैम्पियनशिप में, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि मैं चल फिर नहीं पा रहा था और वैसे स्पोर्ट्स के लिए तो आप फिटनेस ज़रूरी है जो भी है। तो तब मेरे अंकल थे वहाँ पे और बाकी के गांव के दोस्त वगैरह थे, तो वो मुझे डेली लेके जाते थे डॉक्टर के पास, इंजेक्शन वगैरह जो भी है, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा था। और फिलहाल वैसे ही चोट के साथ मैं यहाँ पे स्टेट खेलने गया था, तो जब मैं इंटरनेशनल के लिए मेडल ला चुका था, तो फिर मुझे वैसे स्टेट कुछ खास ये नहीं लगा कि हाँ मैं नहीं ला सकता, या फिर जो भी मैं खेला और मैं वहाँ पे भी गोल्ड मेडल जीता। आपकी प्रेरणा कौन है? किस खिलाड़ी या व्यक्तित्व से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं आप? मैं किसी खिलाड़ी से या फिर मतलब खिलाड़ी में ऐसे आइडियल माने तो जैसे विराट कोहली का ये है कि वो बंदा अपने गेम को लेकर डेडिकेटेड रहता है
और सबसे ज़्यादा मैं प्रभावित अपने पापा से हुआ हूँ, क्योंकि कैसे भी सिचुएशन में वो जब हार नहीं मानते तो हम क्यों ही माने हार। और वैसे स्पोर्ट्स में अगर माने तो विराट कोहली में। सक्षम जी, आप ये बताइए कि आप बिहार और देश के युवा खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम जैसे पहले थे कि पहले देश में कुछ स्पोर्ट्स वगैरह उतना इनकरेज होता नहीं था, पढ़ाई था। लेकिन अभी आप सामने आओ, स्पोर्ट्स में खुल के आओ, आपके सामने बतेरे प्लेटफॉर्म पड़े हुए हैं, आप बस खेलते जाओ। फिर तो आपके ऊपर है कि आप कितना बढ़िया करते हो, या फिर क्योंकि पढ़ाई में भी बस ऐसे रगड़ने से नहीं होता है, उसके लिए डेडिकेटेड होना पड़ता है। आप डेडिकेट हो जाओगे किसी भी चीज़ के लिए तो उसमें तो आपको ऐसा फ्यूचर मिल ही जाएगा। तो क्या आप मुझे ये बताइए कि पढ़ाई करना और साथ साथ इन सारी चीज़ों को मैनेज करना क्या ये आसान है या फिर थोड़ा बहुत मुश्किल है ये? हाँ नहीं, पढ़ाई के साथ आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन एक लेवल तक। अगर आपको इसी में डेडिकेटेड हो जाना है तो फिर पढ़ाई लिखाई को आप साइड कर सकते हो, लेकिन फिलहाल जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो पढ़ाई को साथ रखो, क्योंकि अगर कुछ नहीं होता है तो स्पोर्ट्स कोटा से जॉब भी मिलता है, तो उसके लिए पढ़ाई ज़रूरी होती है। हाँ, इस बारे में ज़रा मुझे आप बताइए कि स्पोर्ट्स कोटा से जो जॉब मिलता है इस चीज़ से रिलेटेड इस पर ज़रा प्रकाश डालिए। हाँ, जैसे कि पहले हमारे बिहार में ही था, तो बिहार में पहले था कि 3 साल अगर लगातार मैं नेशनल खेल रहा हूँ तो मुझे स्पोर्ट्स कोटा से ऐसे जॉब में थोड़ा सा रिजर्वेशन मिलता था। लेकिन अभी नीतीश कुमार की सरकार ने अभी या फिर जो भी है तो उन्होंने कराया कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ। अगर आपका मेडल आता है नेशनल लेवल पे, आप बिहार के लिए मेडल लेके आते हो, तो आपको डायरेक्ट ऐसे कोई मतलब कोई नहीं है, आपको सीधा जॉब मिल जाएगा। आपको सीधा जॉब मिल जाएगा अगर आप हाँ मेडल लेके आते डी हैं। ग्रेड जॉब, अगर आपकी एजुकेशन उस अकॉर्डिंग है। नहीं तो एजुकेशन जिस अकॉर्डिंग होगी उसी अकॉर्डिंग आएगी जॉब। जो खिलाड़ी छोटे शहरों से आते हैं और संसाधनों की कमी से जूझते हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह है? देखिए, संसाधन की कमी उसे होती है जो डेडिकेटेड नहीं होता है। अब आप चाहो कि हर चीज़ आपको परफेक्शन के साथ मिल जाए तो ऐसा नहीं होता है। आप एक बार घुसो इस चीज़ में, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने स्टार्ट करा था तो यहाँ पे कोई मुझे बताने वाला या फिर ऐसे नहीं था, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं था। तो मैं पहले तो घुसा तो मुझे एक कोच मिल गया बढ़िया, वो मेरे लिए भगवान ही है, फिर मैं आपसे बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सब बताया है, मुझे स्पोर्ट्स के साथ जोड़ा है, या फिर जो भी संसाधन प्रोवाइड कराया सब उन्होंने ही कराया। मतलब ओवरऑल मंजिल मिल ही जाती है, आप कोशिश तो हाँ, करें। आप एक बार उस चीज़ में एंटर करो और डेडिकेटेड हो जाओ उस चीज़ के लिए, तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। मार्शल आर्ट की कौन सी तकनीक आपकी सबसे मजबूत मानी जाती है? मैं जैसे कि 3-4 मार्शल आर्ट्स का फॉर्म खेल चुका हूँ, बट अभी जो मेरा सबसे स्ट्रांग है वो स्काई मार्शल आर्ट्स है, और सेकंड मोस्ट पे गटका है, जिसमें अभी मेरा खेलो इंडिया में मेडल आया था। बट स्काई मार्शल आर्ट्स में मैंने इंटरनेशनल तक मेडल मार लिया, तो फिर उसके बाद ऐसे कुछ है नहीं। तो लेकिन अभी गेम मैं चेंज कर रहा हूँ, फेंसिंग जो है तो उसमें ओलंपिक में है, तो उसमें मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बाकी स्ट्रांग तो मैं इसके में हूँ। सक्षम जी, आप मुझे ये बताइए कि क्या आप किसी खास स्टाइल या स्ट्रेटेजी पर ज़्यादा काम करते हैं? खास स्टाइल या स्ट्रेटेजी तो वो मैं पब्लिक नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे कोच के द्वारा बताया जाता है मुझे कि ऐसे स्पेसिफिक इवेंट के लिए हम लोग स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जैसे कि अगले मैच के एक दिन पहले हम लोगों को बाउट शीट मिल जाता है कि आपका नेक्स्ट डे इवेंट किसके साथ है, टूर्नामेंट किसके साथ है, कौन से स्टेट के साथ है। तो वो जैसे कि पिछले नेशनल में हम लोगों ने देख रखा होता है कि हाँ इस स्टेट के बंदे ऐसे खेलते हैं, तो अगले दिन उस लेवल से हम लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं और फिजिकली भी प्रिपेयर होके जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तिरंगे को मान दिलाने का पल कैसा था? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे तिरंगे को मान दिलाने का पल तो ऑफ कोर्स बहुत ही प्राउड मोमेंट था वो मेरे लिए, क्योंकि जब अभी जो टाइम चल रहा है हमारा देश सब चीज़ में टॉप कर रहा है, या फिर कुछ भी हो, इकोनॉमी हो या फिर स्पेस साइंस हो, उसी में जब मैं भी अपने देश के लिए स्पोर्ट्स में कुछ कर दिखाता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा वही मोमेंट हिट होता है। जब सिवान का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूंजा तब आपका पहला रिएक्शन क्या था? सिवान का मंच, देखिए मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि अच्छे काम में मैं सिवान को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, तो वैसे तो बहुत प्राउड मोमेंट था, क्योंकि पहले जैसे कि था जंगल राज, आपने सुना होगा, तो उस टाइम पे बुरे चीज़ों में सिवान का नाम आगे रहता था। तो ऐसे जो अच्छी चीज़ों में आगे आ रहा है सिवान का नाम, तो उससे बेस्ट क्या ही हो सकता है। सक्षम पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। माय प्लेजर मैम। थैंक यू।